हम 5 मिनट में जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाइए साथियों। 5 मिनट का बस। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हेलो। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है? हाँ जी सर। अंधेरा तो नहीं है वैसे? साफ दिख रहा है एकदम? चलो बढ़िया। आप सबका वेलकम है संडे के सेशन में। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इस कोर्स में अब तक जुड़ चुके हैं, 30 से ज्यादा पार्टिसिपेट हो चुके हैं। हाँ, जो इस कोर्स में जुड़े हैं, अपने आप को अपना माइक म्यूट कर लें, आराम से सुने। जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तो आप बोलिएगा, बेझिझक बोलिएगा। अभी सुन लीजिएगा थोड़ा सा। मैं ये कह रहा था कि मैंने आज के सेशन में सबसे पहले मैंने आज मैसेज करके बताया था कि अपनी कुंडली अपने पास रखिएगा। तो करीबन करीबन मुझे लगता है कि सब साथियों ने अपनी कुंडली किसी ऐप से निकाल ली होगी या उनके पास होगी। सबने निकाल ली क्या अपनी कुंडली? चलो बढ़िया है। पंकज जी, निकाल ली ना आपने? पंकज जी बताइए, कुंडली निकाल ली ना आपने? चलो निकाल ली, बढ़िया है। सबसे पहले, जब भी वैदिक विद्याओं का हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को जागृत करते हैं, क्योंकि ये विद्याएं अवचेतन मन की हैं। चेतन मन से नहीं सीखी जा सकती। अवचेतन मन वो मन है कि हम अभी, मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसी दौरान आपको आसपास की और भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही? रही सर, आ रही सर आ रही? आ रही सर, आ रही सर, आ रही सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आइए, पहले अपने, मैं कह रहा था कि ये विद्याएं अवचेतन मन की है, ना कि चेतन मन की है। चंद्रमा को अवचेतन मन कहा गया है, सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है, आंतरिक बुद्धि कहा गया है। इसलिए इन विद्याओं को जब भी हम सीखते हैं या इन विद्याओं का जब भी हम अध्ययन करते हैं
या इन विद्याओं से संबंधित हम किसी को भी सॉल्यूशन देते हैं, तो तब हमें अपना अवचेतन मन जागृत करना होता है, क्योंकि समाधान भी अवचेतन मन से आता है। चेतना में हम वो चीज नहीं देख पाते जो अवचेतन मन में देख पाते हैं। चेतना इसको कहते हैं कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ एकदम, लेकिन इस दौरान अवचेतन मन भी मेरा सक्रिय है कि मेरे मन में ऑटोमेटिक विचार आते जा रहे हैं, और उसके बाद आसपास की आवाजों को भी मैं सुन पा रहा हूँ, बाहर की आवाजों को भी सुन पा रहा हूँ, आप भी आसपास की आवाजों को सुन पा रहे हैं, तब जब आपका ध्यान इधर है तब भी, क्योंकि आपका अवचेतन मन उन चीजों को ग्रहण कर रहा है। तो वैदिक विद्या में अपना अवचेतन मन जागृत करने के लिए आप ध्यान रखें, सबसे पहले हमें भगवान गणपति को याद करना होता है। भगवान गणपति को याद करने के साथ ही हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान गणपति को याद करते हैं। भगवान गणपति को याद करते हैं सबसे पहले। आप भी सबसे पहले अपने नोटबुक पे लिख लें, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः अपनी नोटबुक पर लिखने के बाद भगवान गणेश जी का मंत्र मन ही मन में पढ़े। आपने नोटबुक में बहुत से साथियों ने लिख रखा होगा तो उसको पढ़ लें, नहीं तो मन ही मन में पढ़े, मेरे साथ पढ़े। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वे कार्य सर्वदा। भगवान गणपति का ही मंत्र है। इसका आप जब भी आप वैदिक विद्याओं का अध्ययन करने लगे, सबसे पहले इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय, करोड़ सूर्य के समान महान, प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। विघ्न हरता भगवान गणपति को इसलिए ही कहा गया है कि वो विघ्न हर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान गणपति को हम नमन करते हैं, क्योंकि भगवान गणपति के साथ ज्योतिष सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। सप्तऋषियों की बात की गई है वैदिक विद्याओं में। सप्तऋषियों में भृगु ऋषि हुए एक। भृगु ऋषि ने 50 लाख कुंडलियों का अध्ययन करते हुए उनका प्रकाशन भगवान गणपति से करवाया। भृगु ऋषि बोलते रहे और भगवान गणपति 50 लाख कुंडलियों को कंटिन्यू लिखते रहे। एक ही शर्त थी, भगवान गणपति ने कहा था कि जब आप रुक जाएं मैं रुक जाऊंगा, जब तक आप बोलेंगे मैं लिखता जाऊंगा। क्योंकि कहना बिना विघ्न के काम करते हैं भगवान गणपति। तो भृगु ऋषि को ऐसे देव की तलाश थी जो बिना रुके काम कर सके, इसलिए उन्होंने भगवान गणपति को चुना। वैदिक विद्याओं में कहानी के रूप में बता रहा हूं, वैदिक विद्याओं में जब भृगु ऋषि चलते रहे तब जाके महादेव को इन्होंने देखा भी है, तो सब चीजों को ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि विष्णु महालक्ष्मी का श्राप भी था भृगु ऋषि को, उस श्राप का ही तोड़ इन्होंने ज्योतिष के रूप में निकाला था कि जब भगवान विष्णु के पीठ पे भृगु ऋषि ने लात मारी थी, आपको याद होगा, तब महान माता लक्ष्मी ने ही इनको श्राप दिया था कि मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगी। तो इन्होंने तब कहा था कि मैं एक ऐसी विद्या का रचना करूंगा कि आप मेरे पास चली आएंगी। ज्योतिष की रचना की गई। तब भृगु ऋषि को उसके बाद तब रोका गया कि इनसे पूछा गया कि आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अब इनसे पूछा गया कि माँ पार्वती इस टाइम क्या कर रही हैं, तो इन्होंने कहा कि वो स्नान कर रही हैं। तब मालूम चला कि ज्योतिष विद्या से क्या तक चीजें देखी जा सकती है, लेकिन तब इनको फिर कह दिया गया नहीं, यहाँ तक ही तुम देख पाओगे, उसके बाद तक ही ज्योतिष देखा गया। और उसके बाद गणेश जी ने लिखना बंद कर दिया। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष से हम वो भी चीजें देख सकते हैं कि जो चीजें हमें इन आंखों से नहीं दिखती। ऐसा कहानियों में बताया जाता है। वेदों का तीसरा नेत्र ज्योतिष कहा गया है, आप जानते हैं इन चीजों को। ये वैदिक विद्या ज्योतिष है, वो आराम से सीखने वाली चीज है, भागदौड़ से कभी नहीं आती। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और किसी का ध्यान कहीं और हो, और चीजें में हो, तो वो उन चीजों को ग्रहण ही नहीं कर पाता। इसलिए अवचेतन मन को एक जगह ही स्थिर रखा जाता है। कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि जिसका शनि मजबूत, शनि का मतलब होता है दक्षता और अभ्यास, वो ज्योतिष में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभ्यास की विद्या है।
जिसका राहु मजबूत, राहु का मतलब होता है ध्यान, वो ज्योतिष में आगे बढ़ सकता है क्योंकि ध्यान की विद्या है। ये दोनों मजबूत होने के बाद ही केतु मजबूत होता है। केतु का मतलब है जादू, तभी जादू दिखता है ना। शुक्र भी मजबूत होना चाहिए क्योंकि शुक्र का मतलब है डिटेलिंग। ज्योतिष में हम डिटेलिंग करते हैं, होगी सब चीजें मजबूत ही हैं अपनी, ये हमारे सब अपने हाथ में ही है। मेरा ये मानना है, देखिए सबके अपने अपने विचार है। मैंने अब तक जितना ज्योतिष में अध्ययन किया है कि हम 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी में आए हैं। 17वीं वर्षगांठ आजादी की हम बना रहे हैं। 1000 साल गुलामी में रहने के कारण हमारी वैदिक विद्याओं को तहस नहस कर दिया गया, मुगलों द्वारा, पठानों द्वारा, शासकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। इसलिए हम आज अपनी वैदिक विद्याओं पे सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब हम इस चीज को देखने लगते हैं तो ये चीजें आने लगती हैं। अपनी कुंडली तैयार रखिएगा, हम अपनी कुंडली से ही आपको मैं चीजें बताऊंगा और आप कहेंगे कि वास्तव में ये ज्योतिष का करिश्मा है कि हमें चीजें दिखने लगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं, हो अलग ही लेवल की ये चीज है, रिसर्च की चीज है। जब आपको दिखेगा ना तभी माना जाता है, मेरे बोलने से नहीं माना जाता। क्योंकि भले ही मैं वैदिक विद्याओं को पढ़ा रहा हूं तो एक मेरी मार्केटिंग भी है, तो मैं भी कुछ ना कुछ मार्केटिंग के रूप में आपको बताना चाहूंगा। तो एक वो चीज होती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अब जो आपको दिखेगा ना तभी माना जाए। वैदिक विद्याएं ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, कर्म काटने वाली विद्या है और कर्म का फल देने वाली विद्या है। अगर हम कर्म नहीं करते तो ज्योतिष से वास्तु कुछ भी अपना लें, चाहे देवता कितने भी घर पे लगाने पे ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले कर्म जरूरी है। कर्म जरूरी है तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कुरुक्षेत्र में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कर्म तुझे ही करने पड़ेंगे। नहीं तो भगवान 5 मिनट में ही निपटा देते काम। भले ही भगवान का सुदर्शन चक्र वहां चला, लेकिन अर्जुन ने कर्म किए तब चला। यानी हम कर्म करेंगे तभी परमात्मा ब्लेसेस देंगे। अगर ज्योतिष और वास्तु से ऐसा पैसा आता होता तो मुझे यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉमन सेंस की बातें हैं। हम अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे इन चीजों को आगे सीखेंगे। गीता के बेस पे अपने चलेंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 18वें अध्याय में कि अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये चीजों का मालूम है। तो इन चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा ही रिपीट करूंगा, जो नए साथी जुड़े हैं कि उनको समझ आ जाए। सबसे पहले अपनी कुंडली बना लेते हैं। आप भी अपनी कुंडली अपने नोटबुक में बना ले, जिससे वो चीजें आपको समझ आए। ये कुंडली बन गई है। चाहे वो लाल किताब हो, चाहे केपी हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वेस्टर्न के अलावा जैसे दक्षिण भारत के ज्योतिष हो, तो सब में 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 12 बॉक्स हैं। ये 3 ही चीजें आ गई ना तो ज्योतिष करीबन करीबन आ जाता है। एक दूसरे ग्रह को देखना, एक ग्रह का एक बॉक्स पे देखना, ये विंशोत्तरी महादशाएं, ये 5 की बाद की चीजें देखी जाती हैं। 33 शब्द बताए गए हैं ज्योतिष में। 33 शब्द आने के बाद हमें ज्योतिष आ जाता है। 9 शब्द तो हो गए 9 ग्रहों के, 12 शब्द हो गए बॉक्स यानी बाहों के और राशियों के। ये 33 शब्द याद हो जाए तो हमें कुंडली पढ़ना आ जाता है। अब गीता के बेस के रूप में हम कैसे देखते हैं कि 18वें अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 ही कारक हैं। पहला कारक कर्ता, कर्ता माने 9 ग्रह आ गए। दूसरा कारक है साधन, साधन में 12 राशियां आ गई। तीसरा कारक है व्यवस्था, व्यवस्था में 12 बॉक्स आ गई। चौथा कारक है चेष्टाएं, चेष्टाएं यानी हिट्स, एक ग्रह की एक ग्रह पे दृष्टि।
या एक ग्रह की किसी बॉक्स पे दृष्टि, उसको चेष्टाएं कहते हैं, वो चौथा कारक हो गया। पांचवा कारक है देव, यानी विंशोत्तरी महादशा, जो परमात्मा द्वारा गठित करवाई जाती है चीजें टाइमलाइन के मुताबिक। 120 साल की टाइमलाइन बताई गई है हमारी जिंदगी। 9 ग्रहों की 9 दशाएं को टाइम दिया गया है, इस ग्रह की इतने साल की दशा है, इस ग्रह की इतने साल की दशा है। टोटल जोड़े तो 120 साल आता है। अब कुंडली को पढ़ना हम सीखते हैं इस बेसिक कोर्स में। इस बेसिक में ही हम चीजें सीख जाएंगे। पहली बार हो रहा है कि ऑनलाइन निःशुल्क में ये चीज अचानक में दी जा रही है। परमात्मा का आशीर्वाद है तब ये चीजें दी जाती हैं। कुंभ लगन की कुंडली बढ़ा रहा हूं मैं, 11 नंबर लिख दिया मैंने कुंभ लगन की। आप हम चलेंगे, हमारा से कोर्स है, चाहे ये जो सेशन है, हम लगन पे चर्चा करेंगे, लगन राशि पे। राशि को कैसे माना जाता है कि कोई कुंडली को सूर्य राशि के रूप में देखता है, कोई कुंडली को चंद्रमा राशि के रूप में देखता है, और कोई देखता है लगन राशि के रूप में। हम लगन राशि के रूप में चलेंगे। अब ये होता क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में जाके बैठ गया है ना, तो वो सूर्य की राशि हो गई है। चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठ गया है वो चंद्रमा की राशि हो गई है। और लगन में जो राशि बैठ गई है वो लगन राशि हो गई है। कुछ लोग राशि नाम की राशि को भी मान लेते हैं कि जैसा मेरा नाम भूपेंद्र है, तो मेरे चंद्रमा धनु राशि में बैठी है, 11वें बॉक्स में। 11वें बॉक्स में 11वीं राशि, 9वीं राशि, सॉरी, 11वें बॉक्स में 9वीं राशि धनु में बैठे हैं, तो इसलिए मेरा नाम भूपेंद्र, यानी चंद्रमा की राशि के मुताबिक मेरा नाम भूपेंद्र हुआ। लेकिन लगन राशि मेरी कुंभ है। इसी तरह आपकी लगन राशि और होगी और चंद्रमा की राशि और होगी, नाम की राशि, और आपकी सूर्य राशि और होगी। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लगन राशि के रूप में बात करेंगे, आपकी कुंडली में जो नंबर लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 1 से लेकर 12 नंबरों तक कुछ भी लिखा हो सकता है, उतना नंबर आपकी राशि है। तो करीबन करीबन आप राशियां जानते ही हैं। 1 लिखा है तो मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन, 4 लिखा है तो कर्क, 5 लिखा है तो सिंह, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 लिखा है तो धनु, 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ, और 12 लिखा है तो मीन। कुंभ राशि की कुंडली की बात करते हैं, और लगन में आ गया है सूर्य। सूर्य लिख दिया। आपके लगन में कोई ग्रह हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। दूसरे बॉक्स में आ गई है 12वीं राशि मीन। तीसरे बॉक्स में आ गई है 1 नंबर राशि मेष। चौथे बॉक्स में आ गई है, बॉक्स आपको पता ही है, बाहु होता है, एक नंबर बाहु, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये बाहु है। यहाँ 11 लिखने का मतलब 11 नंबर भाव मत मान लीजिएगा, 11 मतलब 11 नंबर राशि बैठी है। कुछ कुंडलियों में राशियां लिखी होती हैं, कुछ कुंडलियों में नंबर लिखे होते हैं। जैसे हमारी जो कोर्स की कुंडली है, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसे, 12 इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। 11 ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद चौथे बॉक्स में आ जाती है दूसरी राशि वर्षा, और 5वें बॉक्स में आ जाता है मिथुन, तीसरी राशि, और गुरु आ जाते हैं ग्रह के रूप में। गुरु आगे, पहले बॉक्स में सूर्य आगे, 5वें बॉक्स में गुरु आगे, छठे बॉक्स में केतु आ जाते हैं, और आ जाती है चौथी राशि कर्क। इसी तरह 7वें बॉक्स में 5वीं राशि सिंह आ गई, 8वें बॉक्स में 6वीं राशि कन्या आ गई, 9वें बॉक्स में 7वीं राशि तुला आ गई, 10वें बॉक्स में 8वीं राशि
वृश्चिक आ गई, ग्यारहवें बॉक्स में धनु आ गई, 9वीं राशि, और ग्रह आ गए इसमें चंद्रमा, मंगल और शनि। अब लास्ट बचा 12वां बॉक्स, इसमें आ गई 10 नंबर राशि मकर, और ग्रह आ गए, राहु आ गया, शुक्र आ गया और बुध आ गया। ग्रह भी पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रह हो गए। ये कुंडली बना दी गई है, इसमें राशियां भी आ गई, ग्रह भी आ गई, कुंभ लग्न की कुंडली बन गई, और ग्रह अपने अपने पोजीशन के हिसाब से हो गए। किसकी कुंडली में ऐसे ग्रह इस पोजीशन के मुताबिक होते हैं, किसी के अलग पोजीशन के मुताबिक होते हैं, सबकी कुंडली अलग अलग होती है। 2 घंटों में कुंडलियों का लगन बदल जाता है। अगर आपके पास टाइम सही नहीं है कुंडली का, तो कोर्स में हम बता देते हैं कि अगर आपको याद है ना कि मेरा जन्म इसके आसपास हुआ है, तब भी कुंडली जीवन में घटित घटनाओं को रिलेट करते हुए सही की जा सकती है। जन्म का टाइम नहीं मालूम, लेकिन शादी का टाइम तो मालूम है, बच्चे कब हुए वो तो टाइम मालूम है, बच्चों की शादी कब हुई वो तो टाइम मालूम है, नई गाड़ी कब ली वो तो टाइम मालूम है, नया घर कब लिया वो तो टाइम मालूम है, कोई मुकदमाबाजी कोर्टबाजी कब होगी, केस कचहरी कब होगी वो तो टाइम मालूम है, बड़ा बिजनेस कब शुरू किया वो तो मालूम है, कब दोष हो गया वो तो टाइम मालूम है, मतलब दिन मालूम है। तो उन चीजों को रिलेट करते हुए हम अपनी कुंडली को सही कर जाते हैं और कुंडली पढ़ना सीख जाते हैं। हम हमारा यही रहा है कि ज्योतिष तभी सीखा जा सकता है जब आपको अपनी कुंडली याद होती है। अगर आपको अपनी कुंडली याद नहीं है तो ज्योतिष नहीं आ पाता, क्योंकि ज्योतिष सीखा जा सकता है तो अपनी कुंडली से सीखा जा सकता है सबसे ज्यादा। अब देखिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम कैसे कुंडली को पढ़ाते हैं और कैसे कुंडली को पढ़ते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट में ये है ही नहीं कि मंगल नीच का, केतु उच्च का, शुक्र उच्च का, राहु केतु खराब होते हैं, वो होता है, बल्कि काल सर्प दोष नाम की भी कोई चीज नहीं होती। ये मिथ्या बातें वक्त के साथ आ गई। अगर ऐसी चीजें होती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष था, वह 17 साल देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाते। अगर ऐसा काल सर्प दोष कौन नहीं चाहेगा अपनी कुंडली में। जब अपने देश का विभाजन हुआ 1947 में, रात को जब समझौता हुआ, तो उस टाइम उज्जैन के इधर के सबसे बड़े पंडितों ने वो मुहूर्त निकाला था। भारत की कुंडली में भी काल सर्प दोष है। आप देखिए देश फिर भी कितनी बड़ी तरक्की कर रहा है। तो काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं होती और हम मानते भी नहीं, क्योंकि हम कुंडली को इस रूप में निकालते हैं कि उसमें मांगलिक दोष और काल सर्प दोष दिखाई नहीं देते, खुदते भी नहीं। मांगलिक दोष कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कट जाते हैं मांगलिक दोष। मांगलिक दोष कट भी जाते हैं, वो कोर्स में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे कट जाते हैं और कैसे घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल पहले घर में आ गया, चौथे घर में आ गया, 7वें में आ गया, 8वें में आ गया, 12वें में आ गया, तो ये मांगलिक दोष को लेकर ऐसा नहीं है कि कोई घबराने वाली बात हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे में मंगल आ गया तो परिवार के साथ थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव का होगा लड़का या लड़की। 7वें में मंगल आ गया तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा गुस्सेल प्रभाव का होगा व्यक्ति। 8वें में मंगल आ गया तो काम डिले होते हैं, काम बन नहीं पाते, इसलिए 8वें में मंगल ऐसा मान लिया जाता है कि कमजोर हो गया। 12वें में मंगल भी क्या है कि 12वें में मंगल आने पे भी कमजोर मान लिया जाता है कि 12वें में भी, क्योंकि मंगल का काम है काम को सिरे लगाना, और जब काम नहीं बन पाते तो कह दिया जाता है कि ये मांगलिक आ गया, मांगलिक दोष आ गया। खूब रिसर्च की गई इन सालों में पाराशरी पर इन पे, तब जाके ये चीजें निकल के आई कि कैसे ये चीजें कट भी जाती हैं और इनका जीवन पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव का मिथ्या मार्केटिंग के रूप में फैला दिया गया। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कुंडली की। कुंभ लगन की कुंडली बन गई। कुंभ का मतलब हम मानते हैं मददकारी, मददकारी, हितकारी। पहला बॉक्स आत्म अभिव्यक्ति का माना जाता है।
आत्म अभिव्यक्ति का, अपना वजूद पहचानने का। कुंभ लग्न की कुंडली है तो उनकी अप्रोच होगी मददकारी और हितकारी के रूप में आत्म अभिव्यक्ति के लिए, यानी वो मददकार हितकारी के सोच वाले होंगे, उसी से उनकी आत्म अभिव्यक्ति, उनका वजूद पहचाना जाएगा। अगर वह कुंभ लग्न की कुंडली है और मददकारी हितकारी के सोच के रूप में नहीं चलते तो उनका वजूद, उनकी पहचान नहीं मानी जाएगी। अगर वो मददकारी हितकारी के रूप में चलते हैं तो लोग उनको उसी रूप में देखेंगे। आप देखिएगा कुंभ लग्न की राशि में कुंभ यानी घड़ा दिया हुआ है। प्राचीन टाइम में जब युद्ध चलते थे तब कुंभ लग्न के राशि के ही वो लोग होते थे कि जो दोनों सेनाओं को पानी पिलाते थे। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही है, तो वहां ऐसे लोग भी थे जो दोनों सेनाओं के घायलों को लेके जाते थे, उनका प्राथमिक उपचार करवाते थे, मलम पट्टी करवाते थे, उनको पानी पिलाते थे। तो ये कुंभ लग्न के लोग होते हैं। अब जब कुंभ लग्न वाला व्यक्ति आ जाए और वो कह दे कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पा रहा, अपना वजूद नहीं बना पा रहा, तो उसको कहो कि तुम मददकारी और हितकारी की सोच के रूप में चले। उनकी कुंभ राशि का मतलब है मददकारी और हितकारी। तब वो इस रूप में चलेगा तो मार्केट में वो अपना वजूद बढ़ा पाएगा। अब यहाँ सूर्य भी आ गया। अब हम इन चीजों को जोड़ के चलते हैं। सूर्य का मतलब है प्रमुखता, प्रमुखता, प्रामाणिकता। तो अब इसको हम वाक्य के रूप में जोड़े ना, ज्योतिष देखिए कितना आसान है। तो इसकी प्रमुखता प्रामाणिकता है हितकारी मददगारी के रूप में अपना वजूद पहचानने में। देखिए वाक्य बन रहे हैं। सूर्य का मतलब प्रमुखता प्रामाणिकता, इसकी प्रमुखता प्रामाणिकता है, कुंभ राशि के शब्द जोड़ दिए, इसकी प्रमुखता प्रामाणिकता है मददकारी हितकारी के रूप में अपना वजूद पहचानने के संदर्भ में, इस रूप में कुंडली पढ़ी जाती है। अब पहला वक्त अपने वजूद का हो गया, सूर्य आ गए हैं तो इसकी प्रमुखता प्रामाणिकता ये होगी, इसका प्रमुख काम ये हो गया, इसकी प्रमुखता। सूर्य का मतलब प्रमुखता है। कोई भी सोसाइटी है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी ऐसा कह देंगे कि ऐसा कोई बिजनेस के अलावा ऐसा कुछ है जहां कोई प्रमुख है ना, जैसे आपका घर भी है तो वहां कोई प्रमुख है ना, तो वो सूर्य वाला ही प्रमुख होगा, क्योंकि सूर्य सबसे प्रमुख है धरती पे। और चाहे ब्रह्मांड है तो सूर्य के इर्द गिर्द 9 ग्रह घूम रहे हैं ना, क्योंकि प्रमुख है तभी घूम रहे हैं ना। तो कोई ऐसी व्यवस्था दिखे, कोई आपको ऐसा आदमी दिखे कि जिसके इर्द गिर्द सभी लोग घूम रहे हैं, तो वो सूर्य का लोग, सूर्य के प्रभाव का व्यक्ति होगा, वो सूर्य के प्रभाव का व्यक्ति होगा वो। अब जब सूर्य पहले में आ गए ना तो उसकी प्रमुखता प्रामाणिकता होगी मददकारी हितकारी, मदद उसकी प्रमुखता प्रामाणिकता होगी मददकारी हितकारी के रूप में अपना वजूद पहचानने के संदर्भ में। अब आते हैं दूसरे बॉक्स पे। दूसरा बॉक्स है पैसे का, पैसे का, परिवार का, कुटुंब का, बैंक का, फैमिली का। अब इस बंदे को अगर पैसे की बात करें ना तो पैसा कैसे आएगा, देखने वाली बात है। मीन राशि का मतलब होता है सत्य खोजना, जिज्ञासा, सत्य खोजना, जिज्ञासा और रिसर्च। क्योंकि मीन राशि दो मछलियां हैं ना, दो मछली हैं जो आपस में एक दूसरे से विपरीत है और कुछ खोजबीन कर रही है, कुछ खोज रही है। समझ आ गई ना चीजें। तो अब मीन राशि दूसरे बॉक्स में आ गई, पैसे के बॉक्स में। इसको पैसा, इस व्यक्ति को पैसा खोजबीन के कामों से आएगी, खोजबीनों के कामों से आएगा। और मीन राशि का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, गुरु। तो गुरु तो खोजबीन किन कामों की खोजबीन में, ज्ञान के कामों के खोजबीन में। ऐसा काम, ऐसे ज्ञान के काम में वो लगेगा। और ऐसा काम खोजबीन होगी ना, रिसर्च। रिसर्च माने मेरा कोई रिसर्च हो गया तो वो मैं ही जानता हूं ना, तो उसको इस काम से पैसा आएगा कि जो वो खुद वो ही जानता है और कोई नहीं जानता वो काम, क्योंकि उसने रिसर्च की हुई, उसने पैटर्न करवा लिया ना। एप्पल का फोन है तो स्टीव जॉब ने पैटर्न करवा लिया, तो स्टीव जॉब एप्पल से जाने जाते हैं ना। वो एप्पल क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि एप्पल ही बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाता। ये बात है, एप्पल ही बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाता। इसलिए आपने देखा होगा एप्पल फोन जब लॉन्च होता है ना, कितनी पेमेंट बताएगी, 80 90 हजार रुपए का नॉर्मल फोन एप्पल का आता है। अगर महंगा फोन ले तो 2 से 3 लाख रुपए की
जायज बढ़ती है। लेकिन फिर भी देखिए, आपने अखबारों में देखा होगा कि जब एप्पल कहती है, कंपनी कहती है हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस टाइम कितनी लंबी लाइनें लग जाती हैं विदेशों में भी। जैसे नोटबंदी में इंडिया में लगी थी, वैसे लाइनें एप्पल का फोन लेने के लिए विदेशों में लगी दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। तो ये व्यक्ति जब रिसर्च, ऐसी रिसर्च करेगा ज्ञान संबंधी कामों में, तभी इसको पैसा आएगा। अब मीन राशि का स्वामी कहाँ बैठ के आगे? वो बैठ के 5वें बॉक्स में। वो 5वें बॉक्स में दूसरे घर में जो राशि है, उसका स्वामी जहां बैठ जाएगा ना जाके, उस बॉक्स के संदर्भ में काम करेगा, तब पैसा आएगा। मीन राशि का स्वामी बैठ गया 5वें बॉक्स में, यानी गुरु 5वें बॉक्स में बैठ गया। 5वां बॉक्स है समाधान का, समाधान का, सोल्यूशन का बुक्स है 5वां। एंटरटेनमेंट का भी है, नई चीज का भी है, कोई नई चीज लेके आना, हॉबी का भी है। अब ये खोजबीन करेगा 5वां बॉक्स समाधान के लिए, खोजबीन करेगा ज्ञान के रूप में, खोजबीन करेगा ज्ञान की, वो ज्ञान जो समाधान देता हो, क्योंकि गुरु 5वें बॉक्स में होगी, तभी इसको पैसा आएगा। अब बात करते हैं, ऐसे चलेंगे। अब वो बातें बाद में अलग हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो फिर देखा जाता है कि दूसरे घर पे कौन सा करंट महादशाओं में एक्टिव ग्रह है कि जो इस पर दृष्टि डाल रहा है दूसरे बॉक्स पर, या इस राशि पे दूसरे बॉक्स पे कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है कि जिससे उसको पैसा नहीं आ पा रहा। वो हित की थ्योरी में देखा जाता है। जब हम आगे सेशन में चले जाते हैं कोर्स में, तब हमें मालूम चलता है कि कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा में कौन सा हित दूसरे बॉक्स पे आ रहा है जिससे उसको पैसा नहीं आ पा रहा। ये आगे देखी जाती है चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बॉक्स की। तीसरा बॉक्स माना जाता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग का बॉक्स है, प्रेजेंटेशन का बॉक्स है, मतलब अपने दिखावे का बॉक्स है, वो अपना दिखावा कैसे पेश करता है। तो तीसरे बॉक्स में राशि आ गई मेष। मेष का मतलब है तुरंत समाधान। मंगल की राशि हुई ना, मेष राशि का मतलब है तुरंत समाधान। हम मानते हैं तुरंत समाधान, एक्शन, यानी मंगल, मैंने कहा मंगल का काम है काम को सिरे लगाना, तो मंगल की राशि होगी मेष। मेष का मतलब है तुरंत समाधान। तो मार्केटिंग में ये तुरंत समाधान वाला होगा। इसका प्रदर्शन है ना, इसका दिखावा, जिसका प्रदर्शन तुरंत समाधान वाला होगा। अब उससे पहले आते हैं दूसरे बॉक्स पे, वापिस आ जाते हैं। दूसरा बॉक्स वाणी का माना जाता है। अब इसमें मीन राशि आ गई, गुरु की राशि आ गई, तो इसकी वाणी भी ना ज्ञान संबंधी कामों की वाणी होगी। गुरु माने ज्ञान, और खोजबीन वाली वाणी होगी, ज्ञान वाली वाणी होगी। आपको ऐसा लगेगा बंदा ये ज्ञान दे रहा है, ज्ञानी लोग भी कह देंगे इसको भी ये बड़ा ज्ञान देता है, क्योंकि वाणी के अंदर गुरु का प्रभाव आ गया, फिर मीन राशि बैठी है। अगर यहां शुक्र आ जाता ना, तो उसकी वाणी में उसकी, क्योंकि शुक्र का मतलब हम खूबसूरती मानते हैं, शुक्र की अगर 7वीं राशि आ जाती तुला, तुला का मतलब मानते हैं तोलना और परखना, तो इसकी वाणी में तोलना और परखने वाली ट्यूनिंग आती। क्या ये तोलने और परखने के रूप में बात करता है, एक एक चीज, एक एक शब्द तोल तोल की, परख परख के बोलता है, इस रूप में चर्चा की जाती है। तीसरा भी होगा, चौथा बॉक्स आ सकता है। चौथा बॉक्स माना जाता है माँ का, मकान का, बिल्डिंग का। यहां आ गई दूसरी राशि शुक्र की, यानी शुक्र की राशि आ गई। वैसे दूसरी राशि है और शुक्र की पहली राशि होगी वृषभ। तो अब मकान, इस बंदे का मकान है ना, लग्जरी होगा, इसे चीजें लग्जरी में पसंद होगी मकान में, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की है, और शुक्र का मतलब लग्जरी होता है, खूबसूरती होता है, डिजाइनिंग होता है, डिटेलिंग होता है। तो ये बंदा से वो गाड़ी ले, क्योंकि चौथा घर गाड़ी का भी माना जाता है, ये अगर गाड़ी भी लेगा ना तो खूबसूरती देगा, खूबसूरत वाली देगा, लग्जरी देगा। मकान भी इसका लग्जरी होगा, शुक्र के प्रभाव का होगा। अब इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको कहेंगे, अगर तुमने गाड़ी ले रखी है ना, तो दूसरी राशि का मतलब होता है नियमितता और कर्मबद्धता, क्योंकि दूसरी राशि बेल की है, और बेल को कहा गया ना कोल्लू का बेल होता है, तो जो एक साथ लग जाए काम करने तो वो छोड़ता नहीं, काम को सिरे ही लगाता है, करता रहता है, थकता नहीं, कोल्लू का बेल। तो बेल की राशि हुई, तो बेल की राशि का मतलब है नियमितता और कर्मबद्धता। अब ये गाड़ी भी लेगा ना, तो उसको नियमितता और कर्मबद्धता के साथ लंबी चलाएगा, तभी इसको फायदा है। अगर ये गाड़ी ली और चेंज कर ली थोड़े दिनों में, तो इसको नुकसान होने लगेगा। घर भी अगर बेच दिया, ले लिया और करने लग गया, तो भी नुकसान होने लगेगा। वृषभ राशि है, ये नियमितता और कर्मबद्धता वाली है।
अब इसके बाद आते हैं पांचवें बॉक्स पे। पांचवा बॉक्स है समाधान का। अब वाक्य देखिए कैसे जुड़ते हैं। अब वाक्य कैसे जुड़ते हैं, इससे पहले वाक्य जोड़ते हैं। वाक्य जोड़ते हैं, पांचवें घर से जोड़ते हैं। तो मिथुन राशि का मतलब हुआ जुड़ना, जुड़ना, जोड़ना। गुरु का मतलब हुआ ज्ञान, गुरु का मतलब ज्ञान हुआ। और मिथुन राशि यानी बुध की राशि हुई ना, बुध की राशि हुई, 3 नंबर राशि है। तो मिथुन राशि का मतलब है जुड़ना, जोड़ना। और गुरु का मतलब है ज्ञान। और पांचवा बॉक्स का मतलब है समाधान। अब वाक्य कैसे जुड़ते हैं कि ज्ञान, गुरु का मतलब ये अपने ज्ञान से जुड़ता जोड़ता है समाधान के लिए। ये अपने ज्ञान से, यानी गुरु माने ज्ञान, ये अपने ज्ञान से, फिर मिथुन राशि का शब्द जोड़ देंगे साथ में, ये अपने ज्ञान से जुड़ता जोड़ता है समाधान के लिए। ये व्यक्ति अपने ज्ञान से जोड़ता जोड़ता है, ये अपने ज्ञान से जोड़ता है, जुड़ता है समाधान के लिए। इस हिसाब से ये बॉक्स आगे चलेंगे कि गुरु को ज्ञान कहा गया है। आपका गुरु आपके जिस बॉक्स में आ जाएगा, उस बॉक्स से संबंधित कामों में ही आपका ज्ञान होगा। जिस बॉक्स में आपका सूर्य आ जाएगा, आपकी प्रमुखता, प्रामाणिकता उसी बॉक्स से संबंधित कामों में होगी। अब आ जाते हैं छठे बॉक्स में। छठे बॉक्स का मतलब होता है, छठे बॉक्स का मतलब होता है सरकारी नौकरी, सेवा देना, कर्जा। छठे बॉक्स का गुण है ये, सरकारी नौकरी, कर्जा, सेवा देना। आप क्या सेवा दे रहे हैं सामने वाले को? आप सामने वाले को जो सेवा दे रहे हैं ना, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, सामने वालों को आप क्या सेवा दे रहे हैं, तभी आपको पैसा आता है। छठा बॉक्स सेवा का माना जाता है, नौकरी का माना जाता है। अब केतु का मतलब हम मानते हैं जादू। हम केतु का मतलब जादू मानते हैं। हमने पुरुष को इस रूप में बनाया है कि मजा आए सीखते सीखते। ऐसा नहीं है कि ये उच्च का हो गया, ये नीच का हो गया, वहां जाके खराब हो गया, ये हो गया, ये आ गया, वो आ गया। इससे क्या है कि कंफ्यूजन होता है और ज्योतिष सीख नहीं पाते। और इससे क्या है कि लोग ज्योतिष में आ जाते हैं, फिर थोड़े दिन करके कहते यार नहीं यार अपने से नहीं होगा। कहता हमने उन लोगों के लिए बनाया जो कहते अपने से नहीं होगा। हम कहते हैं तुमसे ही होगा, आपसे ही होगा, और किसी से नहीं होगा। हमने कोर्स को इस रूप में डिजाइन किए। इसलिए जो अब तक का ज्योतिष जानते हैं, जिनका बेस अच्छा है, तो उनको ये चीजें अलग लगेंगी। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में विंडो 10 डालते हैं ना, तो विंडो 8 को एक बार हमें उसको हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, जब विंडो 10 चलती है। तो ये विंडो 10 का ज्योतिष है। इसलिए हमें एक बार विंडो 10 डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब समझाएगी। छठे घर की बात कर रहे थे। छठे घर में केतु है, केतु का मतलब जादू है। आपकी कुंडली में जहां केतु आके बैठ गया है ना, आपका जादू उसी बॉक्स से संबंधित होगा। महावास्तु के संस्थापक डॉक्टर खुशी बंसल गुरुदेव का केतु चौथे बॉक्स में बैठा है। सुनने वाली बात है, कितनी गंभीर बात बता रहा हूं। वो क्या काम करते हैं? बिल्डिंग का वास्तु, मकानों और बिल्डिंग का ही वास्तु होता है। वो बिल्डिंग का मतलब मकानों और बिल्डिंग का वास्तु का काम करते हैं। चौथा घर माना जाता है बिल्डिंग मकान का, और वहां आके उनके बैठ गया है केतु। उनका जादू कहाँ है? वास्तु में जादू है ना, उनका चीजें दिख रही है ना, उनका वास्तु में जादू है। वास्तु में जादू है। वास्तु मतलब बिल्डिंग मकान में वास्तु करते हैं तो उसमें जादू है। और चौथा बॉक्स बिल्डिंग मकान का है और केतु चौथे बॉक्स में बैठ गया है, तो उनका जादू बिल्डिंग मकान में है। तभी आज वास्तु के रूप में सबसे बड़ा नाम है तो उनका है। पंच तत्व की थ्योरी भी वही लाई है वास्तु में। इससे पहले पंच तत्व की थ्योरी पे काम नहीं किया गया था। तो अब जिसके छठे बॉक्स में केतु आ गया ना, तो उसका जादू सेवाएं देने में होगा। उसका जादू सेवा देने में होगा। और कर्क राशि आ गई। कर्क राशि का मतलब होता है आंतरिक बुद्धि। आंतरिक बुद्धि, आंतरिक बुद्धि के कर्क चंद्रमा की राशि होगी ना, इसका मतलब होता है आंतरिक बुद्धि। अब इसको वाक्य कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे जादू है, जादू है आंतरिक बुद्धि में, जादू है आंतरिक बुद्धि में सेवा देने के संदर्भ में, जादू है आंतरिक बुद्धि में सेवा देने के संदर्भ में। ऐसे वाक्य बनते हैं। अब उसके बाद पांचवी राशि सिंह आ गई है सातवें बॉक्स में। सातवां बॉक्स वाइफ का भी माना जाता है। सातवां बॉक्स माना जाता है क्लाइंट का, यानी ग्राहक का भी माना जाता है। सातवां बॉक्स पार्टनर का, जीवन की पार्टनर यानी पति या पत्नी, वो पार्टनर को बिजनेस पार्टनर का भी माना जाता है। सामने वाले का भी माना जाता है, जो आपके सामने वाला है। पहला बॉक्स आप खुद हुए और सातवां बॉक्स आपका हो गया सामने वाला। सामने वाला का भी माना जाता है। तो
अब सातवें बॉक्स में पांचवी राशि आ गई ना, तो पांचवी राशि का मतलब है परंपरा, परंपरा, स्थायी और कर वसूली। तो अब इसके कुंभ लगन वाले के जातक के, इस कुंडली के जातक के सामने वाले जो लोग होंगे ना, वो परंपरा वाले लोग होंगे, शाही लोग होंगे, कर वसूली वाले लोग होंगे। सूर्य की राशि आ गई, सिंह पांचवी राशि सूर्य की होगी ना, तो सूर्य की राशि आ गई, यानी सरकार से जुड़े हुए लोग होंगे। सूर्य सरकार का है ना, राजनीति का, सरकार का इनका है, तो राजनीतिक से जुड़े, सूर्य से जुड़े, सरकारी लोग, कामकाज से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों से इनका संबंध होगा। ग्राहक होंगे, इसके ग्राहक भी होंगे, ये बिजनेस भी करेगा या उनसे मुनाफा भी कमाएगा। तो ये सिंह राशि यानी उसके स्वामी हुए सूर्य, यानी सरकारी लोगों से इसको फायदा होगा, बिजनेस पार्टनर करेगा सरकारी लोगों से और उनसे बिजनेस करेगा, तो उसको इस चीज का प्रॉफिट होगा। अब इसको बॉक्स को जोड़े तो इसको देखेंगे, इसका लिखेंगे, अगर इसके बॉक्स का गुण जोड़े तो इसको लिखेंगे शाही, इसका लिखेंगे परंपरा, शाही वसूली है पार्टनर ग्राहक के संदर्भ में, ऐसे जुड़ जाएगा। अगर कोई ग्रह नहीं आ रहा तो ग्रह का शब्द नहीं जुड़ेंगे, राशि के शब्द जुड़ जाएंगे। अब छठी राशि आ गई है आठवें बॉक्स में। आठवां बॉक्स माना गया टेक का, पर्दे के पीछे का, फैक्ट्री का, जो पर्दे के पीछे की चीजें है ना, रहस्य में चीजें, उसका आठवां बॉक्स माना गया है। और इसमें आ गई कन्या राशि। कन्या का मतलब है सजना सवरना, कन्या का मतलब है सजना सवरना। अब इसको जोड़ेंगे ना तो ऐसे जोड़ेंगे, सजना सवरना है पर्दे के पीछे, फैक्ट्री के पीछे के कामों के संदर्भ में। अब ये आगे कैसे काम करता है वो आगे डिटेल में बताई जाती हैं चीजें। नौवां बॉक्स आ गया भाग्य का, भाग्य का, धर्म का, मान्यक विधि का, कानून का। जो वैदिक विद्याएं है ना, वो भी नौवें बॉक्स से ही आती हैं। जो इस टाइम मेरे सेशन में जुड़े हुए हैं या मेरे सेशन को देखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी को और वैदिक वास्तु प्राचीन विद्याओं को अभी पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, चाहे मेरे से कर रहे हैं, चाहे किसी कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, उन सबका नौवां बॉक्स एक्टिव है, तभी वो भाग्य धर्म के कामों में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रदंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सभी कहीं ना कहीं एक्टिव होकर नौवें बॉक्स को देख रही है, प्रभावित कर रही है, तब वो जाके इन अध्यात्म की चीजों को देख पा रहे हैं कि नौवां बॉक्स अध्यात्म का, धर्म का, भाग्य का है। अब तुलना राशि का मतलब होता है तोलना परखना, जैसे मैंने बताया था। तो ये व्यक्ति धर्म भाग्य के कामों को तोल के परख के करेगा, धर्म भाग्य के कामों में ऐसा कैसा नहीं लगा देगा, तोलने का परखेगा। पहले भी ये धर्म भाग्य के वैदिक विद्याओं के काम है, तो इसमें तोल परख के देखेगा, जब इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है। तोलना परखना, तुलना राशि, आप सुनार, सोना चांदी का काम करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, सुनार के पास जाते हैं तो उनके पास वो कांटा नहीं है तो तोलने वाला, वो इसका सिंबल है तुलना राशि का, तराजू बोलते हैं जिसको। इसी तरह आठवीं राशि आ गई 10वें बॉक्स में, आठवीं राशि आ गई 10वें बॉक्स में। अब जब हम बात करते हैं ना इस चीज की, आपको मैं बताता हूं। एक चीज देखा था, हाँ, कई बार चीजें मैं भी भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि नोट साथ में रखना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसी चीज नहीं कि मैं बोल नहीं पाता, भूल जाता हूँ। अब मैं कोई चीज भूल गया तो मैंने देख ली। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में ये ध्यान रखें, जब कोई चीज भूल जाए तो देख लेनी चाहिए, तुक्का मार के कभी चीज नहीं बतानी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर ऐसे लगता है कि अलग बोलो, इससे अच्छा देख लेनी चाहिए। मैंने कुछ चीज मैं बोला, मैंने देख ली। तो आठवीं राशि का मतलब होता है प्लानिंग, आठवीं राशि का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग,
खाका खींचना। 8वीं राशि का मतलब होता है प्लानिंग और खाका खींचना। और 10वां बॉक्स हुआ कर्म का। ये कर्म के कामों को प्लानिंग के रूप में करेगा, अपने कर्म प्लानिंग के रूप में करेगा, खाका खींच के करेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि उसकी कर्म के बॉक्स यानी 10वें बॉक्स में 8वीं राशि है, मंगल की दूसरी राशि हुई, अगर वह है और वो कह दे कि यार मुझे कर्मों में सिद्धि नहीं मिल रही, तो उसको कहो कि तुम जो अपने कर्म कर रहे हो ना, अपना जो बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसको उस काम को प्लानिंग के हिसाब से करो, खाका खींच के करो, एक प्लानिंग बनाओ। एक वो कहते हैं ना, सबसे पहले चीजों को तैयार करके उसके बाद ही उस डिटेलिंग खाका खींचो, उसके बाद प्लानिंग करो उस काम की, पहले योजना बनाओ, उसके बाद ही तुम अपने कर्म में सिद्धि पा पाओगे। ये रेमेडीज भी होगी साथ में। देखिए, उसके बाद हम आ जाते हैं 11वें बॉक्स में। 11वें बॉक्स है मित्रों का, अपने बड़े भाई बहनों का भी है, छोटे भाई बहनों का बॉक्स आ जाता है 30 और अपने भाई बहनों का बॉक्स और बड़े भाई बहनों का बॉक्स आ जाता है 11वां। अब मैं तीसरे बॉक्स में आ गया था, तीसरे बॉक्स की जब बात चल गई तो मैं 11वें से एक बार तीसरे बॉक्स में आ जाता हूँ, छोटे भाई बहनों के पास। अब इसकी जातक की कुंडली में तीसरे बॉक्स में मेष राशि बैठी है, तो वो है तुरंत समाधान। अब इसके छोटे भाई बहन है ना, इनके छोटे भाई बहन है ना, तो उनका नेचर भी तुरंत समाधान वाला होगा, उनका नेचर भी तुरंत समाधान वाला होगा। अगर इन अगर इस बंदे को कोई चीज की तकलीफ आ रही है वो और उसको समाधान लेना है ना, अगर ये अपने भाई बहनों के पास में चला जाएगा ना कि अगर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है मैं क्या करूं, तो इसके भाई बहन इसको ऐसी चीज बता देंगे कि उस काम में उस काम की उस काम की सिद्धि हासिल हो जाएगी और तुरंत उस तकलीफ का तुरंत समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इसके भाई बहन मेष लगन राशि वाले हैं, तुरंत समाधान देने वाले हैं। ये भी रेमेडीज होगी। देखिए, अब 11वें बॉक्स की बात कर रहे थे। 11वां बॉक्स है प्राप्तियों का। 11वां बॉक्स 10वां बॉक्स कर्म का है, कर्म के बाद प्राप्तियां होती है ना, तो 11वां बॉक्स प्राप्तियों का हुआ। उसके बाद सलाह के रूप में भी माना जाता है, जैसे आप कंसल्टिंग या सलाह देते हैं तो उसका भी मान लिया जाता है। 5वां बॉक्स माना जाता है, 11वां बॉक्स भी माना जाता है। अब इसमें आगे 9वीं राशि धनु। धनु का मतलब है लक्ष्य साधक, लक्ष्य साधक, क्योंकि धनु को देखिए ना, धनु राशि के सिंबल है, वो ऐसे धनुष मान लिए हुए है, लक्ष्य साधक हुए ना, लक्ष्य साधे हुआ है, अपना धनुष मान लिया हुआ है, देख रहा है कहीं ना कहीं। तो धनु राशि का मतलब है लक्ष्य साधक, लक्ष्य साध के रखता है। अगर ऐसे व्यक्तियों अगर धनु राशि पहले बॉक्स में आ गई ना, तो वो फिर ना कोई ना वो लक्ष्य साधे के रहेगा, कि बस एक लक्ष्य साध के काम करेगा, उसकी अभिव्यक्ति तभी उसकी अपना वजूद बजाना जाएगा। अब 11वें बॉक्स में धनु राशि आ गई। धनु राशि का मतलब है लक्ष्य साधक। अब चंद्रमा भी आ गया, शनि भी आ गया और मंगल भी आ गया, तो इनके गुण साथ में मिलते हैं। ये लक्ष्य, तो गुण कैसे मिलते हैं? धनु राशि हुई तो ये लक्ष्य साधक है आंतरिक बुद्धि का, दक्षता में, और मंगल माने ताकत में। ये लक्ष्य साधक है आंतरिक बुद्धि में, मंगल यानी ताकत में, और शनि यानी दक्षता में। और किसके लिए लक्ष्य साधक है? प्राप्तियों के लिए, क्योंकि 11वें बॉक्स में धनु राशि आ गई। लक्ष्य साधक है प्राप्तियों के लिए, प्राप्तियों के लिए लक्ष्य साधक। ये लक्ष्य बनाता है कि मुझे कैसे प्राप्ति हो। अब इस तरह अपने आ जाते हैं 12वें बॉक्स में। 12वां बॉक्स में है मकर राशि। 12वें बॉक्स में है मकर राशि। मकर राशि का मतलब है नीति संरचना। आपने देखे होंगे जो लोग नीति बना के, एक संरचना बना के काम करते हैं। 12वां बॉक्स में आ गई 10वीं राशि, शनि की पहली राशि। शनि की 2 राशि हैं, शनि की पहली राशि है कुंभ और दूसरी राशि है कुंभ, 11 नंबर राशि। अब शनि की राशि आ गई मकर, मकर आ गई 12वें बॉक्स में। अब क्या है कि अब हम इस चीज को देखते हैं ना, मकर राशि का मतलब होता है, मकर राशि का मतलब होता है नीति संरचना। और 12वां बॉक्स है बाजार। बाजार का है, कमजोरी का है, हॉस्पिटल का है, जेल का भी है, निवेश का भी है, बड़े निवेश का, विदेश का भी है। हमें इतनी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीजें याद हो जानी चाहिए भी। ये कमजोरी का भी है, आपके जो कमजोरी होती है, वीकनेस का भी है, तभी इसको हॉस्पिटल का बॉक्स भी माना जाता है। जब वीकनेस आ जाती है तभी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो हेल्थफुल है वो तो हॉस्पिटल में कभी जाता ही नहीं, इसलिए तब इसको वीकनेस का बॉक्स भी माना जाता है। और विदेश यात्राओं का बॉक्स इसलिए भी मान लिया जाता है कि जब इस बॉक्स में कमजोरी आ जाए ना, ज्यादा कमजोरी आ जाए, ये बॉक्स में जब नेगेटिव हिट आने लग जाए, तो बंदा हॉस्पिटल में चला जाता है। तो हॉस्पिटल में क्या लंबे टाइम तक रहता है ना, तो ये लंबी यात्राओं को बॉक्स में माना जाता है।
तो वो लंबी यात्राएं विदेश में हो, वो लंबी यात्राएं बाजार में हो, वो लंबी यात्राएं जेल में हो, वो लंबी यात्राएं हॉस्पिटल में हो। मकर राशि, मकर राशि आ गई। मकर राशि का मतलब होता है नीति संरचना। ये नीति संरचना करेगा बाजार, कमजोरी, हॉस्पिटल के संदर्भ में। और अब इसमें क्या आ गया, राहु आ गया। ध्यान रखिएगा, जिस भी बॉक्स में राहु आ जाएगा ना, आपका ध्यान उसी संदर्भ के बॉक्स में होगा, उसी बॉक्स के संदर्भ के कामों में होगा। पहले बॉक्स में राहु आ गया तो स्वयं के वजूद पहचानने भी मैं क्या करूं कि जिससे मेरा वजूद पहचाना जाए, और कि मेरा वजूद पहचाना जाए, मेरी पहचान हो। तो जब पहले बॉक्स में राहु आ जाए तो उसका ध्यान इस चीजों में चला जाता है, खुद के वजूद पहचानने में। तो राहु का मतलब ध्यान है ना। अब राहु 12वें बॉक्स में आ गया तो इसका ध्यान होगा बाजार, कमजोरियों के संदर्भ में। अब शुक्र आ गया तो शुक्र का मतलब खूबसूरती है, तो इसकी खूबसूरती होगी बाजार, बाजार के संबंध में डिटेलिंग करेगा बाजार के संदर्भ में। बुध माने वाणी, बुध का मतलब वो वाणी मानते हैं, तो इसकी वाणी भी नहीं बाजार के संदर्भ में होगी। अब राहु केतु के थोड़े से अलग नियम पड़ते हैं, वो हम कोर्स में बताते हैं कि राहु कैसे शुक्र, बुध और शनि के साथ आ जाने के साथ कैसे अब राहु और ज्यादा एक्टिव हो गया है, कैसे इन बुक्स के, इन राशियों के, इन ग्रहों के भी परिणाम वो कैसे देता है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कैसे उनकी राशियां हो जाती हैं और वह कैसे उनके वो बुक्स हो जाती है, इनका प्रभाव देता है, वो कोर्स में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अच्छा, मैं लगन की बात कर रहा था, वापिस लगन में आता हूँ। लगन में शनि आ गए हैं, क्योंकि 11वीं राशि शनि की मानी जाती है ना। तो शनि क्या है कि प्राचीन सबसे पुराना ग्रह शनि का है। तो जब लगन में शनि आ गया ना, तो उन व्यक्तियों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे ना, तो उनको सफलता नहीं मिलती। अगर पहले बॉक्स में 10वीं या 11वीं राशि आ गई, शनि आ गई ना, तो उनको खूब मेहनत करनी चाहिए। खूब मेहनत करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शनि का मतलब मेहनत है। ये चीजें हैं कोर्स में, हम ऐसे चलते हैं कोर्स में। अब बात करते हैं जैसे हिट, हिट थोड़ी भी आती है। अब क्या है कि एक ग्रह या तो एक बॉक्स को हिट करता है, या फिर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह को हिट करता है। अगर सूर्य बैठा है ना, तो 30 डिग्री की हिट दे रहा है ये दूसरे बॉक्स को। सूर्य बैठा है ना, तो ये 30 डिग्री की हिट दे रहा है दूसरे बॉक्स को। और चंद्रमा बैठा है 11वें बॉक्स में, तो ये 90 डिग्री की हिट दे रहा है मीन राशि को। 30 डिग्री का मतलब होता है सुझाव देना, प्रेरणा देना। 90 डिग्री का हिट होता है, 180 डिग्री की हिट मानी जाती है तोड़ फोड़ कर देना, काम खराब कर देना। और 90 डिग्री का मतलब होता है काम में रुकावटें आना, काम रुक रुक के होना। अब इन हिट को कैसे दूर किया जाता है, ये कैसे प्रभावित होती है, ये कोर्स में चर्चा की जाती है। सिंपल खेल है, कुंडली को कैसे मैंने पढ़ के बता दिया आराम से, और ये कोई है ही नहीं। अब शुक्र 12वें में आ गया तो यहां उसका मान दिया जाता है। अगर जब हम दूसरी थ्योरियों में देखते हैं, लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं, हम अलग चीज लेके चलते हैं कि जिससे गुमराह ना हो जाए और आराम से सीखा जाए। जब आपको सीखना हो, जब ये चीजें आ जाती हैं कि जी मैं उस चीज को भी सीखना चाहता हूं, तो आप उन चीजों को भी सीख सकते हैं, लेकिन इन चीजों में पकड़ बहुत जल्दी आती है, चीजों को हम सीख पाते हैं। कैसे लगा आपको? अच्छा लगा सर। मजा आया क्या? समझ आई क्या? आया हेलो, सर समझ। क्या नाम, शुभ नाम क्या बताएं नाम, आप? शुभ नाम बताइए आप? सर अमित कुमार। सर अमित कुमार। जी। तो सर तो छठी सर राशि, अगर छठी छठी राशि राशि, को अगर बोलते छठी हैं राशि सजना को बोलते सवरना, हैं सजना सवरना, तो उसमें अगर गुरु तो आ जाए उसमें तो अगर गुरु के गुरु आ कामों जाए में तो गुरु के कामों में। हाँ बोलिए अमित जी। हाँ बोलिए अमित जी। सर छठी राशि सर अगर छठी पहले राशि आ अगर जाए, पहले आ जाए, उसका काम होता है उसका सजना काम सवरना। होता है सजना सवरना।
और उसमें गुरु आ जाए छठी सर। राशि अगर पहले बॉक्स में आ जाए तो उसका ज्ञान होगा सपना सवरने के रूप में। तो ऐसा भी कोई उस बॉक्स के संदर्भ में कामों में जो आवाज इसको आ रहा है। बाकी लोग जो बोल रहे हैं अब वो अपना माइक बंद कर ले। जो एक बता रहे हैं वो अपना माइक ऑन रखे, जो पूछ रहे हैं वो अपना माइक ऑन रखे। हाँ सही है अमित जी, आप अपना माइक बंद कर लें। ठीक है सर। सवाल पूछने के बाद माइक बंद कर दें। तभी मैं देख रहा था, कंफ्यूजन कहाँ हो गया। देखिए क्या है कि आप खुद की कुंडली है, आप विजिट करके देखें ना चीजें। कन्या राशि यानी छठी राशि जिस बॉक्स में आ जाएगी उस बॉक्स से संबंधित कामों में सजना सवरने के रूप में काम करेंगे तो वो बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। गुरु आ गया है तो ज्ञान भी उस बॉक्स से संबंधित होगा, वाक्य जुड़ जाएंगे ना। पहले गुरु का वाक्य जुड़ेगा, गुरु का मतलब ज्ञान, फिर राशि का वाक्य जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा बॉक्स का वाक्य। 3 वाक्य जुड़ जाएंगे तो वो फलादेश हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना फलादेश करना, ये फलादेश है। तो सर गुरु के काम में सजना संवारना मतलब ज्ञान को सजाना संवारना, ऐसे ही चीजें चलती है ना। ज्ञान आपका गुरु कहाँ कौन से बॉक्स में है? हाँ फर्स्ट बॉक्स में है सर। तो आपका ज्ञान होगा सजना सवरने, आपका ज्ञान होगा सजना सवरने आत्म अभिव्यक्ति के संदर्भ में। इसको आगे पढ़ेंगे ना, आपको मैं बताऊंगा जब हम लगन की चर्चा करेंगे ना आगे जाके कोर्स में, तब कन्या लगन की बात आएगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी अप्रोच कैसे रखना चाहिए जिससे आपका वजूद आपकी पहचान बने कन्या राशि के रूप में। क्योंकि बुध की राशि भी होगी ना, तो इस चीजें आराम से बात करेंगे। और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए, आराम से चीजें पूछना चाहे तो पूछने के बाद अपना माइक को बंद कर दे जिससे आवाज डबल ना हो। तो सर इसमें जब 2 प्लैनेट्स एक साथ बैठते हैं तो सर अगर वो एंटी प्लैनेट्स भी बैठते हैं साथ में तो दिक्कत नहीं होता सर? जैसे सूर्य या राहु हो गया, एंटी का चंद्रमा। तो रोल ही नहीं है ना, एंटी का रोल ही नहीं है। एंटी का मैंने रोल बताया नहीं। अब कैसे तो कहते हैं, कहने को तो कहते हैं कि जी लगन कुंभ का हुआ और सूर्य भी बैठ गया तो ये तो पिता पुत्र दुश्मन हो गए, माना जाता है ना। सूर्य और शनि दुश्मन है अपने। जैसे चंद्रमा और शनि बैठ अपने जाता नहीं है। बोलना, अपने नहीं बोलना। ठीक है सर। अपने नहीं बोलना, अपने में चीजें दिखेंगी आपको, वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो बाद में देखा जाता है कि शनि की महादशा आ गई है, शनि की महादशा आ गई है और सूर्य की अंतरदशा आ रही है, तो शनि कैसे अंतरदशा पर हिट कर रहा है, इसलिए सूर्य संबंधी काम नहीं हो पा रहे हैं। वो बाद में देखा जाता है। मतलब हमने इसको वेस्टर्न थ्योरी के रूप में बना दिया। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इसके रूप में बना दिया। हम देखेंगे हमारा काम नहीं होगा उस संबंध में, तो हम देखेंगे कि यार कोई 180 डिग्री का हिट तो नहीं आ रहा, 90 डिग्री का हिट तो नहीं आ रहा, 45 डिग्री का हिट तो नहीं आ रहा, हिट आ रहा है, उन हिटों का उपाय कर लेंगे। वो जाने की जरूरत नहीं है ना, वो खराब है वो अच्छा है। देखिए जब काम नहीं होगा तो वो खराब है, काम होगा तो वो अच्छा है। यस सर। यही है ना, इतनी सी बात है। ठीक है सर। तो इन जो गाली दे वो अपने लिए खराब, वो अपने को 12 भावों का एनालिसिस करके फिर आपको पूछूंगा सर। हाँ कोई बात नहीं, जब हम पूरी कोर्स में चर्चा कर लेंगे ना 12 लगन की, पहले तो मैं आपकी कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा आपको भी। आपकी कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे ना तो आपको चीजें खुद की, देखिए जब तक आपको खुद नहीं दिखेगा तो फिर दूसरी कुंडली में कितना पढ़ाता रहूं, आप पढ़ते जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 2 दिन पढ़ा के मैं तो जेब में पैसा डाल के चला जाऊंगा। नहीं सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता ना, क्योंकि ऐसे तो लोग करते नहीं है, मैं नहीं करना चाहता ऐसा, मैं अलग रूप में करना चाहता हूँ। 70% तो क्लियर हो गया सर। हाँ मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एक बार दे देंगे पैसा, मैं एक बार बना के चला, अगली बार भी मुझे चाहिए भाई, अगली बार भी पैसा चाहिए मुझे। जब मैं काम इसको कर रहा हूँ तो काम को सिरे लगा के करिए ना, ये चीजें हैं। कॉमन सेंस की बातें हैं, कॉमन सेंस के मुताबिक चलेंगे। 8 सेंस बताएंगे, मैंने पिछले कोर्सों में बताया था। 5 सेंस 5 तत्व के रूप में होगी। 6वां सेंस होता है 6 सेंस, 7वां सेंस होता है नॉन सेंस और 8वां सेंस होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की बात करेंगे। अच्छा कोई पूछना चाहता है तो पूछे सर, जल्दी से पूछ लें, काफी लेट हो रही है, टाइम का भी पता नहीं कितने हो गए हैं।
अच्छा 9 भी नहीं बजे क्या अभी? 1 मिनट बड़े हैं 9 बजने में। फिर तो ज्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ सर पूछे, कोई पूछना चाहे तो। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, सिंह चावड़ा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए आवाज सावरा आ जी, रही है? नमस्ते, कैसे? नमस्ते हाँ सर। बोले बोले, आप बोले बोले। सर थोड़ा ये सा थोड़ा जोर के सा बोले, आवाज कम आ रही है। ये थोड़ा सा क्रम बता दीजिए कि अपन जब सेंटेंस बनाएंगे तो किस क्रम से रखेंगे, बॉक्स को किस क्रम में रखेंगे, ग्रह को किस क्रम में रखेंगे। देखिए ये मैंने सेशन, एक आम सेशन किया है। आप मेरे पैड ग्रुप में हैं, उसमें मैं बताऊंगा कदम कैसे बनाने हैं। ओके सर, ठीक है। समझे ना? हाँ ये ठीक तो है सर। मैंने बता दिया। सावला जी एक चीज बताएं, जी सर। आंखें खुली ना? जी सर। मजा आया ना? बिल्कुल एकदम सर, शानदार। तो देखिए ज्योतिष है ना तो वो काम करेगा। नहीं तो वो देखिए, मेरे गुरु मुझे ये कहते हैं कि आपको अच्छा बोलना आता है ना तो फिर ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों से पैसा आप ऐसे ही कमा लेंगे। लेकिन ज्योतिष से पैसा कमाना है, अगर ज्योतिष को अपनी कर्म सिद्धि में लाना है तो फिर ज्योतिष आना चाहिए। सर सर। जी सर। तब है। जी सर। हाँ ठीक चावला जी, अच्छा लगा आप जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, और भी बहुत कोई? बढ़िया लगा सर, अच्छा सेशन था। ठीक सर ठीक। और कोई पूछना चाहे तो पूछे जी। जो कोर्स नहीं भी करना चाहता लेकिन वो सवाल पूछना चाहता है तो सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो मुझे मालूम है कि जब 7वां बॉक्स के साथ, मेरी 7वें बॉक्स के साथ उसके संबंध बनेंगे ना तो वो मेरे से कोर्स करेगा। जब तक 7वें बॉक्स के साथ मेरे उसके साथ संबंध नहीं बनेंगे ना तो वो मेरे से कोर्स नहीं करेगा, बाद में करेगा। इतनी सी बात है। और मेरा तो ये कहना है कि वैदिक विद्याओं को अध्ययन करें, पढ़े लिखें, कोर्स पे कोर्स करते हुए पैसा मत लुटाएं। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। भाई दर्द होता है जब अपना पैसा जाता है ना, तो दर्द होता है भाई। मुझे तो सामने वाले का पैसा जाता है तब भी दर्द होता है, क्योंकि आजकल तो सर मददकारी हित बहुत वाली बोल फर्जीगिरी चल वाली। रहा है सर। हाँ हाँ चल रहा है ना। देखिए 800 नौ ये सौ नहीं पंद्रह ये सौ में कोर्स ले लीजिए, कुछ भी नहीं मिलता सर। मैंने बहुत सारे किए वो हैं सर। मैं बताऊं। हाँ अब देखिए अमित जी बोल रहे हैं मुझे लगता है। हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। अब क्या है कि अमित जी आप चीज बताऊं मैं आपको। अब देखो कितना बड़ा लॉजिक है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। उसके बाद 100 आ गए ना 1500 के हिसाब से, तो 15 से इंटू 100 करने कितने हो गए? दिनों में। हाँ हाँ ये करते जाइए, आपको नोट्स डाल देंगे, वो डाल देंगे। और मैंने एक चीज और सीखी है कि वैसे नहीं सीख पाते घर पे देखने से। मेरा यही रहेगा कि मैं लाइव में आपको वो पूछ पकड़ा दूंगा कि जिससे आप ऑफलाइन सेशन देखते हुए हाथी कोड़ दें। नहीं सर, और इसमें तो सर क्लियर, क्रिस्टल और क्लियर समझ में आ गया ना। हाँ हाँ। हेलो। और मैं मैं ऐसे नहीं सिखाना चाहता कि मटके में हाथी कैसे डालेगी। मटके में हाथी डालना ही नहीं। बताइए मैडम, आप बोल रही थी कुछ। सर मैं ये बोल रही थी कि मेरी कन्या राशि है 6 नंबर हम्म लगन में। हम्म ठीक है, तो मैं हम्म क्या हम्म। बोलूंगी कि मैं अपनी वाणी को सजाऊं संवारूं तो उससे कमाऊंगी। नहीं कमाई का बॉक्स दूसरा आ गया मैडम। पहला बॉक्स ओके, तो अपने वजूद का हो गया ना। तो अपने वजूद में क्या है दूसरे कि बॉक्स में मुझे चले गए आप। अपने आप को सजा संवार के रखना है। हाँ हाँ बुद्ध का मतलब हो गया, तो बुद्ध की राशि आ गई तो आपको अपनी वाणी को भी अच्छा रखना होगा। हम्म। और अब 2 नंबर बॉक्स में आपकी 7 नंबर राशि बैठी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कहाँ जाके बैठ गया है? वो उसी में बैठा है, शुक्र सूर्य बुध 7वीं दूसरे हाउस में ही। हाँ जी।
डिटेलिंग का काम करे, जिसमें डिटेलिंग हो, और तोलने उस डिटेलिंग को तोल के परख के काम करेंगे ना, डिटेलिंग का काम होगा। कोई भी काम की डिटेलिंग हो, शुक्र से संबंधित काम करेंगे ना आप, शुक्र से संबंधित काम करेंगे, डिटेलिंग के रूप में काम करेंगे, तब आपके पास पैसा आएगा। सुने उससे पहले क्या है, ये तो मैंने नॉर्मल बताया। अब फिर ये भी देखा जाता है कि दूसरे बॉक्स में हिट कौन से ग्रह की आ रही है, वो हिट से दूसरे बॉक्स को कैसे आकार दे रही है, कैसे आकार दे रही है दूसरे बॉक्स में, कैसे दूसरे बॉक्स को साकार कर रहे हैं हिट के रूप में, तो उन हिट के प्रभाव को भी साथ में मिलाया जाता है, तब उस अप्रोच में चलते हैं ना, तब पैसा आता है। तो वो अभी हमें आगे पता चलेगा हिट थ्योरी तो ना। हाँ, आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। ये एक वो है कि बता दिया भी ऐसे बनाया जाता है हाथी। ठीक है, ठीक है। चलेगा कैसे, वो तो कोर्स में मालूम चलेगा ना। ये मैंने इसलिए करना था, मैंने कहा आज करते हैं, ऐसे बैठे बैठे हो गया, मैंने कहा चलो अपने भी कर देते हैं, मार्केट का नहीं है, हमें भी कुछ कुछ अपनाना पड़ता है ना। और सबसे बड़ी बात मेरा यह मानना है कि मार्केटिंग करनी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा सत्ता बन के चलूंगा, सत्ता चलेंगे तो मेरा कर्म भी खराब नहीं होगा। अगर मैं घपलाबाजी के रूप में, मैं मेरी चीज बताता हूँ, घपलाबाजी के रूप में, ठगी रोकने के रूप में काम करूंगा, तो वो आपका दिया हुआ पैसा मेरे काम भी नहीं आएगा। एक तो आपकी आत्मा दुखेगी, और दूसरा मुझे भी ना वो पैसा मेरे ग्रोथ नहीं करेगा। पैसा लें तो ब्लेसिंग वाला पैसा लें। कोई और पूछना चाहे तो सवाल पूछे सर, पानी की प्यास भी लग गई है मुझे बोलते बोलते। सर मैं पूछना चाहती हूँ। मैडम शुभ नाम बता दें पहले आप। जी, अनुपमा नाम है सर मेरा। हाँ नमस्ते मैडम, बताएं। जी नमस्ते सर। सर मेरे दूसरे हाउस में जुपिटर और बृहस्पति और मंगल दोनों है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी मैडम क्या है, मैंने पहले भी बताया कि हिट भी देखने पड़ते हैं कि उस बॉक्स में हिट क्या है। जी अच्छा, अब दूसरे बॉक्स में गुरु आ गए तो ज्ञान हो गया, और मंगल आ गए तो ताकत, एक्शन और फोर्स भी हो गया। अब दूसरे बॉक्स में राशि कौन सी बैठी? 7 लिखा है सर, 7वां तुला बैठी है। अच्छा, इसके तुला के स्वामी शुक्र हुए, वो कौन से बॉक्स में जाके बैठ गए? 10वें घर में सर। 10वें में। इसको वाक्य बनाइए आप, देखें। जी तोलना परखना, तोलना परखना, तोलना परखना पैसे और वाणी, तोलना परखना पैसे और वाणी के संदर्भ में। ओके सर। अब इसमें 10वें बॉक्स का भी प्रभाव आ जाएगा, व्यापार, कर्म। जब आप तोल के परख के डिटेलिंग के साथ व्यापार में कर्म करेंगे ना, तब पैसा है जी। ये तो है शॉर्टकट। लेकिन अब इसमें हिट देखे जाते हैं कि दूसरे बॉक्स में कौन से ग्रहों की हिट आ रहे हैं कि जिससे पैसा आ रहा है, तो आने में क्या रुकावट आ रही है, आएगा तो किस रूप में आएगा, क्योंकि हिट से बॉक्स भी साकार होते हैं ना। अगर 60 डिग्री का हिट आ जाए ना जी, तो कुछ 50-50 बल्ले। अगर 120 डिग्री का हिट आ जाए ना तो बल्ले बल्ले। अब 120 डिग्री काम बढ़ा देता है, शुभ का हिट बना देता है। अगर दूसरे बॉक्स में दूसरी राशि वृषभ आ गई है, जिसका काम है कर्म, नीमता, कर्मवत्ता, और उसका स्वामी लॉर्ड पहले बॉक्स में आ गया है ना, तो वह खुद के एफर्ट से पैसा कमाएगा। उसको खुद का एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लोड पहले में आ गया। नियम यह है कि आपके दूसरे बॉक्स में जो राशि बैठी है ना, उसका स्वामी जिस बॉक्स में जाके बैठ गया है ना, उस संदर्भ के कामों में पैसा आएगा।
ये मेरी कुंडली है, ये मेरी कुंडली है। इसमें मीन राशि बैठी है। मीन राशि का मतलब है सत्य खोज जिज्ञासा। उसका स्वामी बैठी है 5वें बुक्स में, समाधान में। मैं सत्य खोज और मेरी जिज्ञासा रहेगी समाधान देने में। मुझे सत्य खोज और ज्ञान से संबंधित कामों में समाधान दूंगा, तभी पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात, 7वीं राशि सिंह। सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य है सरकारी कामकाज का, राजनीतिक लोगों का। मैं जर्नलिस्ट हूँ, 17 सालों से जर्नलिस्ट हूँ, सबसे बड़े न्यूज़पेपर पंजाब केसरी में। मेरे संबंध राजनीतिक लोगों से बहुत है, क्योंकि 7वां बुक सामने वाला है ना, तो सामने वाले लोग हैं राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग। सूर्य प्रशासनिक लोगों को भी है, तो मेरे अच्छे संबंध है राजनीतिक लोगों के साथ, प्रशासनिक लोगों के साथ। मुझे राजनीतिक लोग भी पैसा देते हैं, प्रशासनिक लोग भी पैसा देते हैं। MP MLA हैं, उनसे मुझे अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि सिंह राशि आ गई ना 7वें बुक्स में, तो सामने वाला सूर्य से संबंधित व्यक्ति हो गया, राजनीतिक व्यक्ति हो गया, प्रशासनिक व्यक्ति हो गया। उनसे मुझे फायदा होता है, उनसे मुझे पैसा आता है। ऐसी चीजें हैं। अच्छा, और कोई पूछना चाहे तो पूछे जी। सर ये एस्पेक्ट या हिट कैसे देखे, मतलब वो मैं देखिए, वो तो जी कोर्स में बताया जाता है। हाँ सर, वो तो क्या है, कोर्स में बताया जाता है कि हिट कैसे देखें। उसकी कुंडली अलग निकलती है, इस कुंडली में आप नहीं देख पाते जो आपके पास लगन कुंडली है। मैंने एक ब्रीफ चर्चा की है और शानदार चर्चा की है। हिट देखे जाते हैं अलग रूप में, जैसे गुरु की दृष्टि 5वीं और 9वीं मानी जाती है, इसी रूप में उसको हिट के रूप में देख लिया जाता है कि 5वीं दृष्टि को कितने हिट के रूप में माना जाता है और 9वीं दृष्टि को कौन से हिट के रूप में माना जाता है। वो कुंडली निकालने के बाद, कुंडली हमारे पास होती है, हम बताते हैं कैसे कुंडली निकलती है। उस कुंडली को निकालने के बाद उस कुंडली में मालूम चलते हैं, फिर उसका उपाय भी बताते हैं भी इसका उपाय कैसे बताया जाए, भी इसका क्या समाधान किया जाए। हम उपाय इस रूप में देते हैं कि आप उस महादशांतर दशा में अपनी सोच बदल लेंगे ना, उस मुताबिक तभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाथों में अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है, ये अलग अंगूठी है मेरे ससुराल की पहनाई हुई सोने की, बस यही है। बाकी मेरे पास ना तो फिर मैंने दूसरी अंगूठी पहन रखी, और मेरे हाथ में ना तो सूर्य की अंगूठी है, ना मंगल की, ना राहु की, ना केतु की है। तो हम नग भी पहनाते हैं, इनको शौक होता है नग पहनाने का, तो उस चीज को भी हम पहनाते हैं, लेकिन सोच बदलने से भी काम हो जाते हैं। आप आए कोर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत कम दाम में कोर्स रखा है, और हाँ मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। कोर्स बहुत कम दाम में रखा है, और हमने ये भी दबाव नहीं किया कि भी आप हम जितना फीस ले रहे हैं उतनी सभी अभी दे दे। हम कहते हैं कि जितना आपके पास अभी है दे सकते हैं उतना दे दे, बाद में आराम से दे दें। 3 महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने मतलब अभी 2 महीनों में आप दे देंगे, उसके बाद हम दबाव नहीं डालते। हम कहते हैं कि आप आराम से सीखें। कोर्स करने के बाद 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आप अब पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो वो पैसा जब कमाएंगे, जेब में आने लगेगा, तो हम वो पैसा अब 50% आप रखिए, 50% हम जब कोर्स ला गए तो हम ही दे दें। आप नया कोर्स भी सीखते जाए, जिससे आपके जेब पर भी दबाव ना पड़े, घर पे भी डांट ना पड़े कि लगा दिया होगा, आप कुछ कर नहीं पाए। ये पार्ट टाइम, पहले पार्ट टाइम करेंगे फिर फुल टाइम करेंगे। अच्छा, आप क्या चीज पूछ रहे थे, मुझे दोबारा बताइएगा। हेलो, एक सेकंड, अभी सवाल पूछा था, क्या पूछा था, ध्यान से मिल गया मेरे। सर इनका सवाल था कि ये जो क्रम है ये कैसे बदलेंगे, मतलब अच्छा ठीक, इनका सवाल था कि ज्योतिष हर कोई सीख सकता है क्या। ठीक, वो सवाल आया था अभी कि ज्योतिष हर कोई सीख सकता है क्या। इसका मैं कॉमन सेंस के मुताबिक दूंगा जवाब। हिंदी हर कोई भी सीख सकता है क्या। हिंदी हर कोई सीख सकता है क्या, सीख सकता है ना। तो वही बात, ज्योतिष भी कोई सीख सकता है। जब हिंदी हर कोई सीख सकता है, इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, तो ज्योतिष भी हर कोई सीख सकता है। ज्योतिष एक लैंग्वेज है। अब मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं ला सकती वो उसका चंद्र ऐसे होगा, उसका मंगल ऐसे होगा। हर कोई सीख सकता है, लेकिन सीखने के बाद उसको अभ्यास में कैसे आगे लेके बढ़ा, वो तो उसके कर्म होगी ना। अब उसका से गुरु कितना ही अच्छा बैठा हो, वो कर्म ही नहीं करता, तो गुरु उसको जाके थोड़ी देगा पैसे। कॉमन सेंस से बात है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, आपके भागीदार मत बनो, कर्म करो,
तभी भगवान कहते हैं ना, कर्म करो निष्काम भाव से। और सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे गुरु से ज्ञान पाया कि पैसा सीधा नहीं आता। आप सीधा पैसे को गोल लेकर चलेंगे ना, गोल करके चलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आपके पास क्या है कि जो आप बाजार में देके पैसा ले सकते हैं। आप एक चीज देंगे तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। आप क्या चीज दे सकते हैं वो कुंडली बताती है कि आपके अंदर क्या चीज है, क्या खूबी है कि वो चीज आप बाजार में देके उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में अनाज देके अनाज लिया जाता था, गेहूं देके चावल ले लिए जाते थे, कपड़े ले लिए जाते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब वो चीज नहीं है, अब आर्थिक युग है। हम क्या चीज देते हैं कि जिसकी एवज में हमें पैसा मिले। टीचर क्या, अब वो क्या चीज है वो बुक्स बताता है, कौन से बुक्स आपका एक्टिव है। अब स्टीव जॉब था, उसने एप्पल का फोन बनाया और वो एप्पल का फोन देके पैसा कमाया। इसके बाद एक बहुत बड़े निवेशक हैं, मैं भूल गया, सबसे बड़े निवेशक है ना, एक बूढ़े से चश्मा लगाते हैं, जो पैसा का नाम है उनका 12वां बॉक्स एक्टिव है। वो निवेश से पैसा कमाते हैं। सचिन तेंदुलकर है, 5वां बॉक्स खेल का है। 5वां बॉक्स खेल का भी माना जाता है, मनोरंजन का बॉक्स है ना, तो खेल मनोरंजन में आता है। अब जब तक उनकी महादशाओं में 5वां बॉक्स एक्टिव रहा ना, उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए पैसा कमाया कि नहीं कमाया। जब महादशाओं में चौथा बॉक्स आ गया ना, उन्होंने संन्यास ले लिया। शाहरुख खान की कुंडली में 30वां बॉक्स सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि 30वां बॉक्स डायलॉग का माना जाता है। डायलॉग का, बॉलीवुड में डायलॉग की ही तो ही वैल्यू है ना, डायलॉग की ही है। वो और क्या करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। बॉलीवुड में डायलॉग का माना जाता है। अब जब तक उनका 30वां बॉक्स एक्टिव है, वो बॉलीवुड में शानदार प्रदर्शन करेंगे। जिस दिन 30वां बॉक्स महादशाओं से चला जाएगा ना, वो बॉलीवुड से संन्यास ले लेंगे, भले उनके पास पैसा कितना ही, फिर बॉलीवुड से पैसा नहीं आता उनको। ये चीजें हैं। बुक्स देखा जाता है कि पैसा कैसे आएगा, पहले दूसरे बुक्स को देखा जाता है, फिर चौथे बुक्स को देखा जाता है, कोई बेसिक ज्ञान है चौथा बुक्स। फिर देखा जाता है छठे बुक्स को भी कौन सी जाती है, क्या सेवा देंगी। उसके बाद देखा जाता है 7वें बुक्स को, यानी कौन से क्लाइंट मिलेंगे, किनको सेवा देंगी। और छठा बुक्स सेवा, 7वां बुक्स क्लाइंट का, किसको सेवा देंगे। और 10वां बुक्स है, 9वां बुक्स पर देखेंगे कि भाग्य धर्म के रूप में आपके पास बड़ा ज्ञान क्या है, क्योंकि पीएचडी की डिग्री भी 9वें बुक्स से देखी जाती है ना। ज्योतिष वास्तु कितने बड़े ज्ञान है, 9 बुक्स से देखे जाते हैं आपके पास और कितना बड़ा ज्ञान है, और उस ज्ञान को कैसे कर्म में बदलते हैं, और वो कर्म कैसे प्राप्तियों में बन जाते हैं, तब आपके पास पैसा आता है। और उन पैसों को फिर आप खर्च भी करते हैं, क्योंकि 12वां बुक्स बाजार का हो गया, निवेश का हो गया। ऐसी चीजें चलती हैं। गहन अध्ययन किया हमने। हम कहते हैं कि चीजें ऐसी बताई जाएं कि समझ आए और मजे के रूप में समझाएं। ऐसे नहीं कि जी ये आ गया, वो वैसा उचका हो गया, वो नीचका हो गया, वो वैसे बन गया, वो सब कंफ्यूजन हो जाता है बंदा। मेरे तो जी, मैंने ये चीजें सीखी हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर मैंने एक अलग चीज लेवल की चीजें सीखी, फिर खुद का अध्ययन किया, फिर इन चीजों को लेके आया। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा नहीं रिसर्च से आएगा, खुद की रिसर्च से आएगा कि जो मैं ही जानता हूं। मैंने सीखा कि नाड़ी देखते हैं ना, वात पित्त का 3.5 करोड़ नाड़ी होती है अपने शरीर में, और सब नाड़ियों का केंद्र है नाभि, उसके साथ ही जुड़ी हुई है। नाभि में ही प्राण है। तभी तो भगवान राम ने रावण की नाभि में धनुष चलाया था, क्योंकि उसकी नाभि में प्राण थे। 3.5 करोड़ नाड़ियां नाभि से जुड़ी हुई है। 3.5 करोड़ नाड़ियां करते 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 24 नाड़ियां हो जाती हैं। जुड़ते जुड़ते ये 12 नाड़ियां हो जाती हैं। वो 12 नाड़ियां हमें पूरे शरीर का ज्ञान मस्तिष्क को देती हैं, और वो 12 नाड़ियां ही कुंडली के 12 बुक्स हैं। वात पित्त को सही करते हुए, नाड़ी देख के वात पित्त को सही करते हुए भी कुंडली सही की जा सकती है। इस चीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम इस चीज में भी रिसर्च कर रहे हैं। जल्दी रिसर्च पूरी हो जाएगी तब लाएंगे कि आपको ना तो आपको कुंडली देखने की जरूरत पड़ेगी, ना वास्तु देखने की जरूरत पड़ेगी। आप आसपास की घटनाओं को रिलेट करते हुए उसके संकेतों को
पढ़ते हुए अपने चेतन मन से आप भविष्यवाणी कर पाएंगे। 1984 में दिल्ली में जब दंगे भड़के, इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई, उस संबंध में एक नागा साधु वाराणसी के, उन्होंने काफी टाइम पहले ही बहुत से बुद्धिजीवी दोस्ती से उनके सामने भविष्यवाणी कर दी थी। ये नहीं की थी कि भी किसी इंदिरा गांधी की हत्या होगी, उन्होंने ये कर दी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। आसमान में देखा था, आसमान में जो चीजें दिखती हैं उसको सगुन बोला जाता है, शकुन शकुन बोला जाता है। धरती पर जो चीजें घटती हुई दिखती हैं उसको निमित्त बोला जाता है। तो उन्होंने बता दिया था कि जी दिल्ली में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और जो दिल्ली के लोग हैं, रहने वाले हैं, वह अपने घर में दूध का, प्याज का, आलू का, आटे का, इन चीजों का स्टॉक कर लें जिससे इनको तकलीफ ना हो। क्या होने वाला ये नहीं बताया था। एक हफ्ते बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और दिल्ली में 2 से 3 महीनों का कर्फ्यू लग जाता है। जिन्होंने ये चीजें स्टॉक कर ली थी वो काफी रिलीफ महसूस करते हैं। 2-3 महीनों बाद जिस व्यक्ति को ये बताया गया, वो वाराणसी में उस बाबा जी के पास जाके मिलते हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी मैंने तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन बाद में गहराई से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रकृति सबसे पहले संकेत दे देती है कि जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में क्या घटित होने वाला है। तभी तो ये संस्कृत का एक श्लोक है ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यहाँ इस पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है, जो यहाँ घटित हो रहा है वो ही वहां घटित हो रहा है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति को 3 दिन पहले सपना आ गया था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसकी डेड बॉडी ऐसे पड़ी होगी, खून से लथपथ पड़ी होगी, और उसने अपनी पत्नी को बता दिया था, और 3 दिनों के बाद उसकी हत्या हो जाती है। जैसा उसने सपना देखा था वैसी की वैसी वारदात घटित होकर उसकी हत्या हो गई थी। ये बकायदा रिकॉर्डेड बात है। इसलिए जो चीज अब घटित हो रही है ना, वो असल में जो चेतन रूप में हम देख पा रहे हैं वो असल में 2 दिन पहले घटित हो चुकी है। सूक्ष्म रूप में हम देख नहीं पाते क्योंकि हम माया के जाल में, हम माया मतलब हम प्रकृति को छोड़ के इस माया बाजार के चक्कर में फंसे हुए हैं। तभी तो लगन को पहला घर माना गया, ये मंगल का घर मान दिया जाता है काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि बल चाहिए पैदा होने के लिए। और दूसरा घर शुक्र का मान लिया जाता है क्योंकि दूसरी राशि, जब हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करते हैं तो दूसरे घर शुक्र का मान दिया जाता है, तो हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं। और 7वें घर में भी 7वीं राशि शुक्र की मानी जाती है, तो हम 7वें घर तक माया में फंसे जाते हैं। और 8वां घर मृत्यु का माना जाता है, तो मृत्यु से पहले तक हम माया में फंसे जाते हैं। मृत्यु के बाद ही 9वें घर में पहुंचते हैं जो भाग्य धर्म का है, अपना का भाग्य होता है। वैसे मृत्यु का नहीं माना जाता, लेकिन मेरा कहने का एक है, मृत्यु को माना जाता है, लेकिन किस रूप में माना जाता है मैं उस रूप में बता रहा हूँ कि मृत्यु के पार जब हम, मतलब हमें ज्ञान हो जाता है तो तब हम मृत्यु के पार देख पाते हैं। तब 9वां बॉक्स भाग्य धर्म मार्केट होता है, और 10वां बॉक्स मकर राशि का माना जाता है जहाँ कर्म इकट्ठे होते हैं, कर्म का माना जाता है। और 11वां बॉक्स वो कर्म इकट्ठे होकर मटके में यानी गढ़े में चले जाते हैं, इसलिए 11वें बॉक्स काल पुरुष की कुंडली में 11वें बॉक्स में 11वीं कुंडली आ जाती है, तो मटका यानी कर्म 11वें बॉक्स में मिल जाते हैं, वो कर्मों की प्राप्तियां होती हैं। फिर वही हम आगे लेके चलते हैं और वही फिर पहले घर में हमें वापिस आ जाते हैं। हमारा जब जन्म होता है, भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन तुम शोक किस बात का कर रहे हो, मेरा जन्म भी हजारों साल पहले हुआ था, हजारों साल बाद फिर होगा, तुम भी पहले हुए थे, आगे भी होगे, किसके लिए शोक करते हो। तो ये चीजें हैं, जीवन की चीजें हैं। चीजें हम उस चीज पे डिटेल कर रहे हैं, आगे वो कोर्स लाएंगे भी कैसे आप बिना कुंडली के और बिना वास्तु के भी चीजों को घटित होते हुए बता सकते हैं कि ये चीजें घटित होगी, कैसे घटित होगी, होगी तो शुभ घटित होगी या अशुभ घटित होगी। पहले गीता के पहले अध्याय में भगवान, पहले या दूसरे अध्याय में कहते हैं अर्जुन भगवान को कि मुझे ऐसे सुगन और ऐसे निमित्त दिखाई दे रहे हैं जिससे विपरीत चीजें आ रही हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम दृष्टा होकर देखो, मतलब इसके अंदर प्रवेश करके मत देखो कि तुम्हारा नुकसान होगा, दृष्टा होकर देखो तो ये सुगन और निमित्त शुभ है, शुभ की घड़ी में जा रहे हैं। ये चीजें ज्ञान की बातें हैं, गहन अध्ययन की बातें हैं, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हम मिल बैठ के उन चीजों का अध्ययन करेंगे आगे जाके। कोई सवाल पूछना चाहता है तो बता दीजिए। हेलो तो सर शरीर का क्षय हो जाता है, हाँ जी, जब आप कह रहे हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वापस फिर हम नया शरीर पाते हैं, तो फिर इसमें मृत आत्माएं भटकती हैं।
देखिए क्या है कि जब हम अपनी जिंदगी को पूरा 120 साल की टाइमलाइन बोला गया ना, अब तो नहीं जी पाते, 60 70 साल 80 साल जी पाते हैं। और भले ही विज्ञान कितना आ गया हो, लेकिन उम्रें हमारी बड़ी भी हैं और कम भी हुई है, दोनों ही बातें हैं। जब हम अकाल मृत्यु को पा लेते हैं ना, तब कहते हैं एक अवधारणा है हिंदू धर्म की, हमें मोक्ष नहीं मिल पाता। जब हम अपनी पूरी उम्र पूरी कर जाते हैं ना, तो हमें अगला जन्म मिलता है, लेकिन हमें चीजें याद नहीं होती, क्योंकि फ्लैश बैक आ जाता है। आप भी देखते हैं ना, जो टीवी में सीरियल आते हैं, तो भगवान उसको दर्शन देने के बाद फिर फ्लैश बैक कर देते हैं, मतलब वो भगवान वो भूल जाता है चीजें दर्शन किए हुए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फ्लैश बैक कर देते हैं। फ्लैश बैक इसलिए है कि हमें जब पिछले जन्म की चीजें याद आ जाए ना, तो हम फिर अगले जन्म में बदला लेना शुरू कर दें कि इसने गलत किया था मेरे साथ, पहले इसको मैं पीट के आता हूँ, इसको मैं करके आता हूँ, निपटारा करके आता हूँ। इसलिए अगले जन्म में फ्लैश बैक होता है। गीता में कहा गया है कि भगवान को कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं, हमारे हमारे जो परिवार के कर्म है वो भी हमारे साथ जाते हैं, अकेली आत्मा नहीं जाती। गीता का अध्ययन कीजिएगा, सब चीजें उसमें मिली हुई है। ठीक है सर। हाँ, उसमें सब चीजें आपको आप करेंगे ना, हम धीरे धीरे गीता के रूप में चलेंगे आगे। गीता में बहुत अच्छी चीज बताई गई है। कहते हैं कि गुरु शुक्र खराब होता है, वो होता है, कुछ नहीं है जी, गुरु शुक्र दोनों अच्छे हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु भी चाहिए और शुक्र भी चाहिए। 10वें अध्याय में भगवान, गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि पुरोहितों में गुरु मैं हूँ, पुरोहितों में गुरु मैं हूँ, कवियों में श्रेष्ठ कवि शुक्र मैं हूँ। वो दोनों की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जीवन में शुक्र भी चाहिए और गुरु भी चाहिए। और देखिए, शुक्र गुरु मिल भी जाते हैं। राम भगवान के टाइम जब रावण ने 9 ग्रहों को कैद कर लिया था ना, कहते हैं ना 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था रावण ने अपने लंका में, 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। तब उस मतलब बंदी चक्र को तोड़ने के लिए गुरु और शुक्र एक हो गए थे। तब उस बंदी चक्र को उन्होंने तोड़ दिया था और सब ग्रहों को मुक्त करवा लिया था। सभी ग्रह मुक्त होकर भगवान शंकर के पास चले गए थे और उनको कहा भी ये रावण का वध करो, अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा भी राम का जन्म हो गया है विष्णु भगवान के रूप में, लेकिन कहते हैं उनको शक्तियां याद नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि उनको शक्तियां याद करवाएंगे। उनको शक्तियां सिर्फ विश्वामित्र उनके गुरु याद करवा सकते हैं। भगवान राम के 2 गुरु थे ना, विश्वामित्र भी था, तो विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ भी थे। विश्वामित्र उनको शक्तियां याद दिलाते हैं। अब सुनने वाली बात यह है कि जब 9 ग्रह मुक्त हो जाते हैं ना, तो सिर्फ एक शनि रह जाता है वहां लंका में। तो वो फिर रावण पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रह गए। वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, कि मुझे तुम लेके तो अपनी मर्जी से लेके आए, जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। अब तुम्हारा कर्म का चक्कर खराब जो था कर्म, उसके भुगतने शुरू कर दिए। कर्म, अब खराब कर्मों के फल तुम भुगतोगे। तभी कहा जाता है ना, शनि फल देता है, कर्मों के फल देता है, शनि कर्मों के फल देता है, कर्मों के फल देता है। वाक्य ध्यान देखिए, शनि कर्मों के फल देता है, शनि कर्मों के फल देता है। शनि 11वीं राशि शनि की है ना, और वो मटका है, वो मटके के अंदर असल में कर्म ही है। और 11वीं राशि तभी शनि को दी गई है, तो वो कर्म की राशि, कर्मों का फल 11वीं राशि, 10वें राशि से कर्म इकट्ठे होते हैं और 11वीं राशि में कर्म चले जाते हैं, मटके में चले जाते हैं। वो शनि की राशि है, तो शनि ही कर्मों का फल देते हैं। इसलिए हम अपने कोर्स में शनि को ठहराव भी कहते हैं, क्योंकि इस जीवन में सब चीजें चलती रहेंगी तो ब्रेक कहां लगेंगे। असल में शनि ब्रेक है, शनि ब्रेक है, वो ब्रेक ला देता है कामों में। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि खराब नहीं करता, खराब कर्म करते हैं तो शनि उस चीजों का भुगतान हमें करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम बुरे कर्म करने लगते हैं तो फिर परमात्मा को वो ग्रह कहते हैं कि कोई बात नहीं परमात्मा, इसने बुरे कर्म कर दिए, अब मेरी महादशा आने वाली है मेरी, मैं इसको फल दे दूंगा, टेंशन मत ले। तो ये चीजें होती हैं जीवन में। कोई और सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। यानी कि कहानियों में बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। हाँ, तो कहानियों में है ना, मैं आपको कहानियों के रूप में लेके चलूंगा। मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा भाग्य की देवी, मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा कैसे घोड़ा उड़ता है, घोड़ा उड़ता भी है। सऊदी अरबियों की कहानियों में आपने देखा होगा, उड़ते हुए घोड़े देखे होंगे, है ना, अल्फ लैला में दिखता है ना, प्राचीन नाटक सऊदी अरब के अल्फ लैला में उड़ते घोड़े हुए, उड़ते घोड़े हैं। बिजनेस में वही कामयाब है कि जिनके घोड़े उड़ते हैं। जिनको घोड़े उड़ाने नहीं आते ना, वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। घोड़ा कैसे उड़ाया जाता है, मैंने मेरे गुरु से सीखा था, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और सारा खेल घोड़े उड़ाने का ही है।
चलिए मैं सेशन को ऑफ करूंगा सर। तो आप बोले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक प्रणाम सर। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, मजा आया ना? हाँ सर, बहुत। ये चीजें हैं, आपको ना सारी चीजें मतलब चीजें पढ़ने को मिलेंगी और मजा आएगा, काम करेंगी चीजें। सर कोर्स शुरू करो जल्दी से। बस कर दिया सर, कर दिया। आज एक वीडियो डाला है, कल 1-2-3 वीडियो और आ जाएंगे। 2-3 मैं रिकॉर्ड करता था, उससे पहले आज मन हुआ भी ये कैसे ब्रेक में और कर लेते हैं। अब इतने टाइम में मैं, अब टाइम मिला था, नहीं तो सुबह 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे इस चीजों को जोड़ के चलेंगे, और एक अगले वीक तक आप इस चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे। उसके बाद हम फिर सब लग्नों पे चर्चा करते चलेंगे। उन लग्नों की चर्चा खत्म होती ही फिर हम आ जाएंगे आपके जीवन की घटनाओं पे। वो घटनाएं कैसे घटित हुई, शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, नया बिजनेस कब लिया, नई गाड़ी कब ली, नया स्कूटर कब लिया, उन चीजों को रिलेट करेंगे। उन चीजों को करते 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 फिर हम हिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, थैंक्स।